कल मुझे आने वाले कल बम्बई में आए हुए 39 साल हो जाएंगे और कल मेरा जन्मदिन भी है और 39 साल में ये पहला आयोजन है मेरे लिए लेखक से मिलिए। जब मैं आया था तो लिखता नहीं था, जब मैं आया था तो लिखता नहीं था, ये हटा दीजिए। जब मैं आया था यहाँ लिखता नहीं था, लिखना बहुत देर से शुरू हुआ। और जो हिरेंद्र जी ने कही थी नीचे पार्क में जाके बैठते थे, तो शाम के वक्त में बैठा हुआ तो एक आदमी आया, अचानक धड़ाम से बैठा और रोने लगा। बड़ी परेशानी, अब मैं बम्बई में नया नया आया था, भी आदमी आया और बैठा और रोने लगा। मुश्किल भी है ना कि पूछे जाके, क्या पूछें, कैसे पूछें, जानते भी नहीं हैं। तो थोड़ी देर रोया वो, फिर उठा, नलके पर जाके हाथ मुँह धोया, वापस आया, सिगरेट सुलगाई और चला गया। अब मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, ये आदमी रोना कब से टाल रहा होगा, कब से इसे मौका नहीं मिला होगा रोने, अपने आप को हल्का करने के लिए। गांव से कोई खबर आई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसे पार्क में आया, रोया, अपने आप हल्का किया, हाथ मुँह धोया, सिगरेट भी चला गया। तो उसके बाद ये लोगों को देखने का एक नज़रिया और विकसित हुआ कि जो सामने नज़र आ रहा है वो ऐसा नहीं है, उसके पीछे पता नहीं कितनी तकलीफ़ें हैं और क्या लेके चल रहा है। अनूप जलोटा की बहुत पुरानी गज़ल है कि जो बाहर से देखते हैं समझेंगे किस तरह, कितने गमों की भीड़ इस आदमी, कितने गमों की भीड़ इस आदमी के साथ। तो जब मैं बम्बई आया था तो शुरुआती अनुभवों में से ये दिमाग में टका हुआ कि यहाँ आदमी अकेला भी है, दुखों में भी है, तकलीफ़ों में भी है और कहना चाह रहा है, उसे मौका नहीं मिल रहा। तो उसने रो के अपने आप को हल्का किया। लेकिन हम सब रचनाकार हैं, हम भरे हुए बादल हैं जो अपने आप को हल्का करना जानते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। इन्होंने 56 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, मैंने 37 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। कविताएं बेशक 13 साल की उम्र में लिखनी शुरू कर दी थी और मालूम नहीं था कविता होती क्या है, और काफ़ी दिन तक छटपटाता रहा कि लेखों में उठना बैठना है, लेकिन लिखना नहीं होता था। बहुत मुश्किल होती थी कि मेरे साथ के धीरेन्द्र अस्थाना, सब हम देहरादून में एक साथ थे, तो लिखना शुरू हो गया। तो मुझे कविता में बात नहीं बन रही है और कविताएं छपनी भी शुरू हो गई, सब कुछ है, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी और बहुत तकलीफ़ होती थी। और ये बम्बई में 39 साल पहले, तब तक मैंने लिखना शुरू नहीं किया था। और अब हिसाब में तब 29 साल का था मैं, और छटपटाहट है, कुछ घटनाएं थी जो दिमाग में परेशान करती थी। और तभी मुझे बताया गया कि एक लघु कथा प्रतियोगिता है सारिका की तरफ से, 1984 की बात है, और मुझे कहा गया कि आपको एक लघु कथा लिखनी है, मुझे आदेश दिया गया लिखनी है। तो मैंने अब तक लिखा भी नहीं था, तो मुझे घटना याद है जिसने मुझे लेखक बनाया। मैं लघु कथा शेयर नहीं करूँगा, मैं वो घटना शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुई थी, जिसने मुझे लेखक बाद में बनाया। हुआ है कि दिल्ली के ऑफिस में, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था, तो किसी लड़के ने ज्वाइन की, जैसे लंच में एक साथ जाते हैं ना, तो हम जा रहे थे, तो बताया गया कि ये वोरा है, उमेश वोरा नया आया। तो पूछा कहाँ काम करते थे, यहाँ आए, तो टाल गया वो। तो जब भी मैंने पूछना चाहा या किसी ने भी पूछना चाहा पहले कहाँ काम कर, होता है ना, अनुभव के साथ जॉब मिलता है, तो टाल जाता था। तो एक दिन जब हम चाय पी रहे थे, तो उसने कहा कि आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे मैं कहाँ काम करता था, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करता था, सॉरी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, जो दुकानदारों के टैक्स वगैरह लेते, उस वहाँ काम करता था, वहाँ से छोड़ के आया हूँ। अरे वो तो कमाई वाला ही विभाग होता, इसलिए तो छोड़ के आया। तो उसने जो घटना बताई कि जब उसकी नौकरी लगी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसे पहले ही दिन से बता दिया, वहाँ तो लेन देन होते ही है, बता दिया गया कि किस हिसाब से लेना है, किससे लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, किसके सामने लेना है, कहाँ पर लेना है सामने, और किस किस में बंटना है।
पहले दिन उसकी जो डेस्क ही ऐसी है बता दिया। तो शरीफ आदमी कहाँ फंस गया ये। उन्होंने कहा नहीं लगा तो तेरा ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाएगा कि ज़िंदगी भर रहेगा वो। तो शुरू से मैं डरा, संस्कारी आदमी कहाँ फंस गया। लेकिन जब पैसे आने लगे तो लालच भी आया, ज़्यादा आने लगे। जितनी नौकरी है उससे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। अब जब पैसे आने लगे तो ऐश भी करने लगे, अब आवारागर्दी भी करने लगे। तभी एक दिन क्या हुआ कि उसके पिताजी की जो फाइल थी दुकान की, वो एरिया उसी के हिस्से में आता था, उसके एरिया में आता था और फाइल उसके पास आई। उसने सोचा कि मैं खुद केस डील करूँगा तो साहब पता नहीं क्या सोचे। उसने साथ वाले को कहा यार मेरे पिताजी का केस है, जरा देख लेना, ऐसा न समझे कि मैं खुद कर रहा हूँ। तो उसने केस पुटअप कर दिया। अंदर से बुलावा आया तो थोड़ी देर में बाहर आया तो उसका चेहरा थोड़ा उदास था। क्या हो गया? क्या? हाँ चलो चाय पीने चलते हैं। अब हो गया, अरे चलो ना चाय पीने चलते हैं। वो टाल रहा था। उसने 2-3 बार पूछा भी कुछ बोला क्या साहब ने, तो इतना उदास क्यों है? कह रहे साहब पूछ रहे थे कि ये वोरा का बाप है या पूरा कमीशन अकेले खाने के लिए बाप बना लिया है। वो वोरा सीट पर आया, इस्तीफा लिखा, नौकरी छोड़ी और मुझे लेखक बना गया। उसने क्या कर दिया मेरे लिए। इस घटना मुझे इतना डिस्टर्ब किया 5-6 साल तक, ये हॉन्ट करती रही मुझे कि नौकरी या जो जॉब है, आपको रिश्ते भी आपको भुला देने पड़ते हैं। तो ये बात 84 में तब सर्वभाषा लघु कथा प्रतियोगिता थी, 1000 लघु कथाएँ थी। तो उसका नंबर 1 मेरी लघु कथा वो आया। और उसके बाद कई भाषाओं में अनुवाद हो। तो अनूप सेठी रेडियो में थे तब। उन्होंने जब लघु कथा पढ़ी तो चिट्ठी लिखी, पोस्ट कार्ड लिखा, आकर हमारे लिए कहानी रिकॉर्ड करवाई है। बड़ा संकट, कहानी लघु कथा लिखने में इतनी मुश्किल हो गई है, कहानी भी लिख के देनी है। खैर एक करेक्टर मैंने, हमारे ऑफिस में एक करेक्टर था, शराबी था, फुटबॉल प्लेयर था, जिसकी वजह से उसे नौकरी मिली थी फुटबॉल प्लेयर की। लेकिन होता गया टीम कहाँ है, नौकरी तो मिल गई स्पोर्ट्स कोटा में, लेकिन टीम तो है नहीं। उसे बना, झूठे बिल बनाओ, बिल पास करो, एंट्री करो, और वो छटपटाता था वो। तो उस छटपटाहट की में वो शराब की शर्म में चला गया। तो अलग कहानी है, उस पर मैंने कहानी लिखी। कहानी गई, रिकॉर्ड हो गई। अल्बर्ट नाम से कहानी अभी भी आर्काइव में है, अभी भी सुनाई जाती है। अब कहानी लिख तो ली मैंने, रिकॉर्ड भी हो गई, लेकिन छपवाने के लिए मुझे लगा कि शराबियों के बहुत सारे अनुभव हैं मेरे पास जो मैं दिखता रहा हूँ, इस पर कुछ बड़ा काम करना चाहिए। तो मैंने उपन्यास लिखना शुरू, कहानियाँ तो छूट गई, मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया और लिख रहा हूँ, ये शराबी, वो शराबी, ये अनुभव, वो अनुभव। अब पूरा ही ना हो, उसे लिखते हुए 25 साल रहा मेरे साथ वो उपन्यास। 25 साल पूरा नहीं हुआ, अब तक पूरा नहीं हुआ है, अभी भी रखा हुआ है। अब तो और ज़्यादा हो गए। तो उपन्यास मैं नहीं लिख पाया। तो हमारे एक मित्र सुधांशु शेखर जो जनसत्ता में थे, बाद में लगा अखबार निकाला, उन्होंने एक दिन बुला गया तो यार कोई कहानी दो। मैंने कहा कहानी है मेरे पास, मेरी पहली कहानी 25 साल पुरानी कहानी जो अब तक प्रकाशित है वो छापूंगा। हाँ छापूंगा। मैंने एक शर्त पर मोबाइल नंबर साथ में देना तुम्हें, मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का रिएक्शन क्या आता है। तो जब कहानी छपी तो एक किसी शराबी का फ़ोन आया, अरे आपने ये कहानी मुझे पहले पढ़वा दी थी तो मैं इतना बुरी हालत ना होती मेरी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैसेज देर से पहुंचता है। अब शराबियों से मुझे याद है कि मेरा बचपन जिस मोहल्ले में बीता है वहाँ शराबियों का मोहल्ला था और घर में लाइट भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट से पढ़े हम, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन शराबियों वाला मैं बताना चाहूँगा कि शराब का ठेका पास में था, जो देसी का होता है ना, पास में था। और ठेके पर टाइम से मिलती है, 8 बजे खुलेगा, 11 बजे बंद होगा, दिन में खुलेगा नहीं, और नकद मिलेगी। तो कुछ थे गुंडे जो वहाँ से लाकर पानी मिलाकर अपने हिसाब से उधार
और किसी भी समय देते थे। वो उस मोहल्ले में हम रहे, तो सारे वो गाली गलौज और चाकू चुरी सब चलते रहते थे, और हमारे सामने हमने देखते थे कि वो गुंडागर्दी हो रही है, चाकू चलाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और डरते भी थे। लेकिन घर वही था, मजबूरी है, जब तक घर नहीं बनेगा, बाद में बना। तो उस मोहल्ले में मैं रहा जहाँ मेरा बचपन बीता। मैं वो सोच भी नहीं सकता था कि लेखन मेरे हिस्से में आएगा। लेकिन होते हैं ना, जिद होती है कि कुछ करना है, पढ़ाई छूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें एक शरारत मुझे याद आती है बचपन की। देखो उनकी आंखों में चमक देख रहा हूँ। वहाँ सट्टे खेलते थे, तो शराबी जो शराब बेचते तो सट्टे का नंबर भी वो लेते थे, और लोग पुड़िया में दुआने या एक आना और 12 नंबर 13 जो भी सट्टे का नंबर लिखना होता है, वो दीवार में छोटे छोटे ईंटों में छेद बने हुए थे, उसमें वो दबा जाते थे, उसे सामने नहीं देते और वो इशारा कर देते वहाँ रख दिया। हम उसी गली में रहते थे। मौका, लेकिन ध्वनि बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। चुपके से एक दो यहाँ खड़े हुए, पीछे से ध्वनि पार करके निकल गए, खा पी रहे। अब वो अगले दिन झगड़ा हो रहा है, 12 नंबर आया, ध्वनि वहाँ रखी थी, झगड़ा हो रहा है, ध्वनि कहाँ पहुँची हो, तो हम तो सारी चीज़ें देखते हुए, अनुभव करते हुए, तो इस तरह से लिखने की चीज़ें हैं। बहुत सारे पात्र हैं जो हॉन्ट करते हैं। अब कल ही एक प्रोग्राम तय हुआ कि हमारे पात्र, उन पर बात करनी है अगले महीने, लेकिन मुझे लगता है कि पात्र पे यहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से बात की जा सकती है। मैंने लगभग 60 कहानियाँ और 4 उपन्यास, 100 के करीब व्यंग और रचना लिखी हैं, तो इस हिसाब से 200 महिला पात्र रचे हैं मैंने, अलग अलग नाम से, अलग अलग चरित्र, और 100 पुरुष पात्र भी होंगे, बच्चे भी हैं, सब हैं। तो महिला पात्र जो रचे हैं उनके साथ कुछ बहुत अजब अजब अनुभव भी हुए हैं मुझे, और कई बार लगता है कि क्या ऐसा होता है। मैं 2-3 अनुभव सुनाना चाहूँगा आपको, कहानी तो ये पढ़ेंगे। मैं 12वीं में था और एक हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, अचानक उसने आना बंद कर दिया। जैसे होता है ना, रोल नंबर 52 उसका, 53 मेरा है, बातचीत हो रही है, तो देखा 52 नंबर ने आना बंद कर दिया, तो ध्यान जाता है ना, कई दिन से नहीं आ रही है, तो कुछ दिन तो याद है, फिर बाद में भूल जाते हैं कि कहाँ गई। तो ये बात है 1970 की। लिखना क्या था, मैं 12वीं में पढ़ता था। 92 में मैं जब अहमदाबाद में था तो मुझे वो महिला मिली, महिला तब तो लड़की थी, और तब पता चला कि उसकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई थी जच्चगी में, डिलीवरी में। और हमारे भारत में क्या होता है, सबसे सामने छोटी बहन नजर आती है, जैसे शादी कर दी जाती है, अक्सर यही होता है ना, वही बच्चों को संभाले, उसे शादी कर दिया। जब जिया जी 14 साल बढ़े, 2 बच्चे, तीसरा बच्चा ये, तो उसकी शादी कर दी गई थी। और जब मैं उसे मिला तो उसने अपनी तकलीफ़ें बताई कि एक तो रिश्ता ऐसा, दूसरा जीजा जी उसकी बहन को नहीं भूल पाए थे। मॉर्बिड फिक्सेशन एक टर्म होती है साइकोलॉजी में, जो नहीं है उसे याद कर रहे हैं, और जो है उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी बहन की स्मृति में ही उन्होंने बीमारियां पाल ली, बहुत सारी हैं नहीं लेकिन पाल ली, तो उसे स्वीकार नहीं कर पाए थे। और भी एक आध बच्चा हुआ, तो वो मिसफिट थी अपने जीवन में, तो बहुत तकलीफ पा रही थी। उसमें मैंने कहानी लिखी 92 में, 93 में, पत्थर दिल। अब 2-3 महीने पहले एक घटना हुई, जीवन कैसे चलता है मैं बताना चाह रहा हूँ। कि प्रतिलिपि पे किसी महिला ने कहानी पढ़ी और मुझे लिखा कि मेरी कहानी आप तक कैसे पहुँची है, मैं तो यही जीवन जी रही हूँ। 70 की घटना 92 में मैंने कहानी लिखी, 2019 के दिसंबर में कोई महिला कहती है मेरी कहानी आप तक कैसे पहुँची है, तो पूरी हूबहू मेरी कहानी है। तो मैंने उसे नंबर दिया कि आप मुझसे, मैं शेयर करना, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कहानी कैसे है,
तो नहीं, मेरे पति मुझ पर बहुत शक करते हैं, मैं फ़ोन नहीं कर पाऊँगी। तो ये देखिए, हम जितने लेखक हैं समाज से उठाते हैं और अपने लेखकीय दायित्व निभाकर समाज को लौटा देते हैं। उसमें चीज़ें कैसे जुड़ती हैं, ये घटना मुझे अभी भी मैं बेचैन हो जाता हूँ कि वो 70 की घटना 92 में कहानी लिख रहा हूँ, 1919 में कोई 2019 में कोई कह रही मेरी कहानी अब तक कैसे बहू मेरी कहानी है। तो लगता है ये कहीं ना कहीं जीवन है जिसे हम लेखक उठाते हैं। मैं यहाँ एक प्रसंग देना चाहूँगा, विमल मित्र की घटना है जो इसी से जुड़ी हुई है कि वो लिखते थे, बंगला लेखक तो धारावाहिक लिखते थे, तभी रोजगार चलता था, उनका रोजी रोटी चलती थी। कोई आदमी आया, उनके पैर छू के रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है। भाई क्या हुआ भाई, कौन है, पानी पियो, कौन हो तुम, क्या बात है। उन्हें पानी पिया, चुप नहीं हो रहा। तुम जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। तो उसने कहा कि फलानी पत्रिका में आपका धारावाहिक उपन्यास आ रहा है। यहाँ आ रहा है, कई उपन्यास कई धारावाहिक चलते रहते हैं। तो नायिका है, हाँ उपन्यास है तो नायिका भी होगी, तो बीमार है। अरे भैया उपन्यास चल रहा है, नायिका है, बीमार है, उसमें आपकी क्या तकलीफ है, आपकी परेशानी क्या है, आप उसे मार डालेंगे। अरे भैया नायिका बीमार, मैं मार डालूंगा, लेकिन आप कहाँ प्रभावित हो रहे हैं, उसे मारिए मत प्लीज, उसे मारिए मत। तो हुआ क्या, उन्हें मेरी बहन है, मेरी बहन वही उपन्यास पढ़ रही है, उसे वही बीमारी है जो आपकी नायिका को है। जिस दिन आपने मारा उसे, मेरी बहन मर गई। ये होता लेखकीय दायित्व या शब्दों का असर या शब्दों की यात्रा जो पहुंच के वापस आती है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा 200 पात्र मैंने रचे हैं, 200 पात्र हूबहू जिंदगी में नहीं थे, कोई कहाँ से लिया, कोई कहाँ से लिया, कोई कहाँ से लिया। कई पात्र रचने में कई लोगों के चेहरे सामने आते हैं जो जुड़ते हैं, तो तब लगता है ना कहानी का ये अंश हमसे जुड़ा हुआ है, ये वाला अंश, आखिर तो नहीं ये वाला, आखिर वाला ये, तो लोग बोलते हैं। तो इसी वजह से बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं। और जब हम जीवन से कहानियाँ उठाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा लगता है कि जब लोग कहते हैं अरे मेरी कहानी है, मेरी कहानी आपने कैसे कह दी। मैं एक और कहानी का जिक्र करना चाहूँगा जिसने नायिका का जीवन बदला। आमतौर पर पाठकों का जीवन बदलता है, इस कहानी ने नायिका का जीवन बदला। कहानी का नाम मैं बाद में बताऊँगा, पहले घटना बताता हूँ। कहानी जब लिखी गई, आमतौर पर मैं पहाड़ों पे लिखता रहा शुरू में, लेकिन जब पहाड़ पे जाना बंद हो गया तो वो कहानी मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ओबराय मॉल में लिखी, भीड़ में। लैपटॉप ले जाता था, जहाँ प्लग नज़दीक मिल जाए वहाँ लगा के कई दिन बैठा रहा, वहाँ लिखी मैंने। कहानी में जिक्र भी है उसका। और जब कहानी लिख ली गई तो उसकी नायिका को मैंने मैसेज दिया कि तुमसे आखिरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने कहानी लिखी है और तुम्हें भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहानी भेजी तो कई दिन तक जवाब नहीं आया। तो कुछ दिन बाद उसका 2 लाइन का मैसेज था कि मुझे कैंसर है। तो मैंने देखा कि फेसबुक से हट गई, फ़ोन भी नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं रहा। तो मैं परेशान हो गया कि वो संपर्क भी नहीं रहा और कैंसर है तो कैसे, किस स्टेज में क्या है, इलाज हो रहा नहीं हो रहा। खैर ये मैंने कहानी कालिया जी को भेजी नया गानोदय में, 40 पेज की कहानी थी ये। मैंने 26 तारीख को भेजी तो वो उनका एक तरीका था कि वो प्रिंट करा के पढ़ते थे, ईमेल नहीं पढ़ते थे। तो उनकी सेक्रेटरी ने 27 तारीख को उनको प्रिंट दिया होगा। 28 तारीख को मुझे फ़ोन आया कि परिचय भेजो, इसी अंक में कहानी जा रही है, हम 3 कहानियाँ हटा के छापेंगे, 40 पेज की 3 कहानी हटेंगी तब वो छपेगी। खैर कहानी अगले हफ्ते मेरे हाथ में थी। कुछ महीने बाद मुझे एक संदेश मिला कि मैं ठीक हो गई थी। कहानी कई बार पढ़ी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और मैंने जीवन बदल लिया है। वो घर चला रही थी दरअसल,
उसका पति बेबी सिटिंग करता था। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी और उसी के भरोसे घर चलता, दिल्ली में रहती। तो उसने कहा मैंने नौकरी छोड़ दी है और पति को कहा कि घर चलाना मेरा काम नहीं है। सवाल जब नौकरी छोड़ दी तो दिल्ली में रहेंगे कैसे? फिर अपने पति के शहर गए और पति ने नौकरी करनी शुरू की। उसने MA ज्वाइन किया, टॉप किया, MBA किया, टॉप किया, और इस समय बहुत बढ़िया जीवन जी रही है, सोशल सर्विस कर रही है। और बार बार मुझे याद दिलाती है कि आपकी कहानी की वजह से मुझे नया जीवन मिला, लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकती मेरी कहानी है, किसी को बता नहीं सकती मैं। लेकिन वो यही कहती है कि मैं कह नहीं सकती कि मेरे जीवन में जो पॉजिटिविटी आई है इस कहानी से, जो मैं दूसरों के लिए, दूसरी कंपनियों के लिए जी, विदेशी कंपनी के लिए जी रही थी, अब मैं अपने लिए सोशल सर्विस कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि कई बार हमारे शब्द हमें नहीं मालूम था कितनी लंबी यात्रा करते हैं।